ये जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। आज हमारे साथ हैं राहुल शर्मा। बात क्या है कि अगर हम बात करते हैं इनके डिफेंस से रिलेशन की, तो ये बहुत लंबा पीरियड रहा है। पहले ये सैनिक स्कूल में थे, इन्होंने 2 बार आरडीसी किया है, रिपब्लिक डे कैंप। जेडी के टाइम में भी किया है, एसडी के टाइम में भी किया है। 2019 में जब इन्होंने आरडीसी की तो ये वाईपी के लिए सिलेक्ट हुए। उसके साथ साथ में ये 2019 के रक्षा मंत्री पदक अवॉर्डी भी है। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने की हैं ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं वाईपी के बारे में, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आप वाईपी के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि वाईपी क्या होता है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है, इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो वो सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई राहुल, वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा बताइए, आप थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए कि क्या चीजें हैं, और फिर हम वाईपी से स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर राहुल शर्मा है। 2020 में इसी साल मुझे रक्षा मंत्री पदक मिला। 2019 में मैंने अपनी आरडीसी की, रिपब्लिक डे कैंप। उसके बाद मैंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया को किर्गिस्तान में रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ में छोटी बड़ी काफी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ तो काफी बड़ी एक लिस्ट हो जाएगी। तो इस चीज को शॉर्ट करता हूँ। और बाकी तो सर एनसीसी ने मुझे काफी हेल्प किया है, एक्सपोजर दिया है उसी चीज के लिए। एनसीसी के लिए मैं हमेशा इस चीज के लिए थैंकफुल। बिल्कुल। तो हम वाईपी पे ही आते हैं डायरेक्ट। आप यस एक बार सर। इसमें बता दो कि अगर कोई नया है या कोई यस ऐसा कैंडिडेट है जो देख रहा है, जिसको नहीं पता वाईपी क्या होता है, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे वाईपी को? तो वाईपी का अगर मैं फुल फॉर्म की पहले बात करूं, वो होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पे यूथ किसी भी कंट्री का सर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि या तो नेशन को कंस्ट्रक्टिव वे में लेके जा सकता है डेवलपमेंट की तरफ, या डिस्ट्रक्टिव वे में उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ। तो वाईपी जो होता है वो एक्सपोजर देने का काम करता है स्टूडेंट्स को। एक्सपोजर देता है वो इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल एक्सचेंज होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। उनके कल्चर को सीखने का मौका मिलता है, उनकी ट्रेडिशंस को जानने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनके साथ जो मिलिट्री ट्रेनिंग है या उनके जो फैसिलिटीज हैं या उनके थ्रू कुछ अगर हम लोग सीख सकते हैं, जैसे कोई भी चीजें हैं, तो वाईपी में वो चीजें करने का हम लोगों को मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं एक 21 या 22 साल का लड़का या लड़की या कोई एक कैडेट अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उस आदमी का इंक्रीज होता है। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 22 साल में एक फरारी शायद खरीद सकते हैं, बट आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका शायद नहीं मिलता। और यहाँ पे वही सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको अपनी कंट्री का रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता बिल्कुल सही है। वैसे भाई ने बहुत अच्छे से बताया वाईपी के बारे में, लेकिन मैं भी कुछ बताना चाहूंगा अपने शब्दों में जो मेरे को लगता है। वाईपी वाईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बिल्कुल सही है, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। मेनली होता क्या है कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, ईबीएसबी, उसमें क्या होता है कि हम स्टेट के जो अलग अलग होते हैं वो आपस में मिलते हैं और अपने कल्चर को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, या जो चीजें भी हमारे पास अलग से होती हैं। सेम चीज है यहाँ पे। क्या होता है कि कंट्री दूसरी देशों में हम जाते हैं, अपने कल्चर को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां की चीजों को समझते हैं। एक तरीके से ये वाली चीज है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। और भाई ने बताया कि इतनी छोटी उम्र के अंदर हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है, जो ब्लेजर होता है, जो टी शर्ट होती है, उसके ऊपर जो इंडिया लिखा होता है, मतलब वो वाली फीलिंग तो कोई भी, मतलब वो कहीं और से नहीं मिल सकती अपने को। ठीक है, भाग मिल्खा भाग मूवी किसने नहीं देखी होगी, और उसका जो स्पेशल वाला डायलॉग है कि भाई इंडिया दा कोट पाना है, वो वाली चीज, वो इंडिया का कोट, आरडीसी वालों को जो ब्लेजर मिलता है उस पे सिर्फ डायरेक्टरेट का नाम लिखा होता है, इंडिया नहीं लिखा होता। लेकिन इंडिया जब भी लिखा होता है जब कोई वाईपी के लिए सिलेक्ट होता है, तो वो जो अल्टीमेट ड्रीम होता है ना, वो चीज है वाईपी। तो ब्रीफ में थी ये बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो भाई
आपने पहले से डिसाइड कर रखा था आपको वाईपी जाना है, या मतलब आरडीसी के दौरान आपको लगा कि नहीं सही चल रहा है और मैं कर सकता हूं तो चलो कर लेते हैं? 16 जुलाई 2019 से मैंने ठीक है। अपना फर्स्ट कैंप किया था। बेस्ट कैडेट के लिए यूपी डायरेक्टरेट ने बेस्ट कैडेट के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया था गोरखपुर में। वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, वहां पे मैं फर्स्ट आया। तो मुझे जो उस टाइम के आरजीआर तिवारी साहब थे मेजर जनरल, उनसे मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने मेरे से बात की जब फर्स्ट आया। तो मैंने उनके सामने रखा कि सर मुझे पैरा बेसिक करना है। तो पैरा ओके। बेसिक में उन्होंने मेरा नाम अपने जो उनके असिस्टेंट थे उनको बोला कि इस बच्चे का नाम लिखो, ये करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां पे हाँ। मेरा नाम लिखा गया, पैरा बेसिक के लिए मेरा नाम वहां पे एंट्री हो। फिर ठीक है। अब वहां पे मैं फर्स्ट आया तो मुझे एक्सपोजर मिला, क्योंकि पहले मैंने जब मैं खुद एक एज एन ऑफिसर इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व करना चाहता हूं, तो मुझे लगा कि क्यों ना जो चीज मैंने यहाँ पे की है, फर्स्ट आया हूं तो मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे ग्रुप कमांडर, वो खुद एक सैनिक स्कूल से रहे हैं। तो जो बॉन्डिंग थी, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा जो तुम्हारी एबिलिटी है उसको तुम अच्छे से यूटिलाइज करो, तुम एक बार बिल्कुल। आरडीसी के लिए जरूर ट्राई करो। लेकिन अभी तक जो मेरे को समझ में आया है कि सिंपल सी बात ये है हमारी कि आपका ये था कि आपको पैरा बेसिक कैंप करना था। पैरा बेसिक ठीक करना है। था मुझे। हाँ, उसके लिए आप बेस्ट कैडेट का जो कैंप था वहां पे गए थे, आपने सर को कहा था, तो सर ने कहा कि तुम्हारी ड्रिल अच्छी है तो तुम आरडीसी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते, है ना? तो आरडीसी में आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आरडीसी के लिए जाने के लिए, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो ड्रिल की आवश्यकता तो होती है। ठीक है। बहुत तो ये वाली चीज थी। फिर आप वहां पे गए और बहुत सारी चीजें हुई, और फिर आपने सोचा कि क्योंकि आप तैयारी करते ही थे और मतलब जो ये चीजें थी, सब्जेक्ट है, ये सारी चीजों पे पकड़ पहले से ही थी, तो आपने वाईपी के लिए ऑप्ट किया। ठीक है। तो अब बेसिकली हम बात ये करेंगे कि जो वाईपी होती है उसके लिए हमारे जो डायरेक्टरेट है उसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कोई रिटर्न टेस्ट, कोई प्रैक्टिकल, क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होता है? जो ये चीजें डायरेक्टरेट वाइज डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं यूपी डायरेक्टरेट की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्री आरडी थ्री में, जब प्री आरडी थ्री का आपका सिलेक्शन चल रहा होता है, तो ओ- उसके अंदर आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस चलता है। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में यहाँ पे एक ही चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि वहां पे अभी फिक्स हो जाता है कि प्री आरडी थ्री तक 120 कैडेट बचे हैं, और 120 में से भी आपके जो जाने वाले हैं वो 106 मेन होंगे या 110 मेन होंगे, और बाकी सारे रिजर्व में रहेंगे आपके। ठीक है, वो भी ठीक है। बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जितने 106 मेन में हैं, या जो जिनके जाने के चांसेस अभी हैं, आरडीसी जाने के चांसेस, उनमें से हम्म। 20 सर्टिफिकेट के कैडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। 20 ओके। सर्टिफिकेट कैडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद वहां पे एक रिटर्न एग्जाम होता है, बेसिक रिटर्न एग्जाम होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका 150 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है। 25 25 25 के 3 सेक्शंस में डिवीजन होती है एग्जाम की। पहले 25 ठीक है। मार्क्स के अंदर आप कॉमन सब्जेक्ट, दूसरे 25 मार्क्स के अंदर आपका सर्विस सब्जेक्ट, और तीसरे 25 मार्क्स के अंदर आपका, सॉरी, 25 जो क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के अंदर आपका जो होगा वो होगा करंट अफेयर के, जो जनरल करंट अफेयर है। ये 26 जनवरी 2019, अगर मैं 2020 के आरडीसी में गया हूं तो 2019 की आरडीसी 26 जनवरी के बाद से लेके 2020 की आरडीसी 26 जनवरी तक जो रहना चाहिए वो करंट अफेयर होगा। ये सर्विस सब्जेक्ट और कॉमन सब्जेक्ट क्या चीजें होती है? सर्विस सब्जेक्ट जो होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है जो हर एनसीसी कैडेट को हर विंग को पढ़ना पड़ता है। जैसे लीडरशिप हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ड्रिल हो गया, ये जो कॉमन चीजें होती हैं वो ठीक है। सबको एनसीसी के बारे में जो पढ़ना है वो कॉमन। सर्विस सब्जेक्ट होता है कि आप किस विंग के पार्ट है या किस सर्विस की विंग के पार्ट है। जैसे आप आर्मी एनसीसी से हैं, एयरफोर्स से हैं, नेवी से, तो उसी हिसाब से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। आपका तीनों उसके अंदर रहेंगे, 25 आर्मी के, 25 एयरफोर्स के और 25 नेवी के, जिससे कि आप हैं उसका सर्विस सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आर्मी का सर्विस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होता है एफसीबीसी, उसके बाद आपका रहता है वेपन, और ओके। उसके बाद आप चीजें रहती, ये फायरिंग जो हो गया, ये चीजें रहती हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ये रिटर्न तक बात समझ में आ गई, हमारा रिटर्न हो गया, किसी पर्सन ने रिटर्न क्वालिफाई कर दिया, अब आगे क्या होगा? अब उसके बाद क्या होता है, मैं स्पेसिफिकली यूपी डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, बट लगभग लगभग सब में यही प्रोसेस रहता है। उसके बाद हमारा होता है बेसिक इंटरव्यू। बेसिक इंटरव्यू के यहाँ सबसे ज्यादा पॉइंट रखे जाते हैं, क्योंकि ड्रिल में क्या होता है, ड्रिल के सिर्फ 150 मार्क्स हैं, और अगर कोई आदमी इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लेता है, अगर उसकी जो इंग्लिश स्पोकन वगैरह अच्छी है, तो वो 450 मार्क्स का ये पूरा टोटल रहता है, क्योंकि उसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेसिस पे सिर्फ एक इंटरव्यू होता है। बेसिक इंटरव्यू होता है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, और शेड्यूल जो होता है प्री आरडीज का, वो बड़ा कंजेस्टेड सा होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उस इंटरव्यू के अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपका आपसे रिलेटेड कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, और वो सेटिस्फाई है तो उसके ऊपर आपको कुछ एक मार्क्स देंगे। फिर ऐसे सबका ओके। इंटरव्यू होता है, फिर एक बेसिक लिस्ट जारी होती है। बेसिक लिस्ट जारी होने के बाद जितनी वैकेंसी के लिए बच्चे जा सकते हैं, जैसे यूपी डायरेक्टरेट से टोटल 40 स्टूडेंट वाईपी के लिए एनरोल हो सकते हैं, मतलब वाईपी का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो ओके, वो हाँ। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, पर्सन अपनी डायरेक्टरेट के अंदर सेलेक्ट हो गया वाईपी के लिए, अब पहुंच गया दिल्ली। ठीक है, अब बताओ सर, दिल्ली में जैसे अराउंड 30 दिसंबर, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर के बाद पोस्ट पहुंच जाते हैं, अब वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है वाईपी वालों के साथ? वाईपी वालों के साथ फिर 1 जनवरी को सर्वधर्म पूजा होती है। सर्वधर्म पूजा के बाद बीसी और वाईपी दोनों का रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ जाते हैं, और रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि सभी लोगों का रिजल्ट जो मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करते हैं, 40% से जो बच्चे लेस स्कोर करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो ओके। 40% से ज्यादा स्कोर करते हैं उनका फर्दर कंपटीशन आगे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब 40% के बाद ये होता है कि मतलब इसके बाद आपका चलता रहता है कि ड्रिल टेस्ट, कुछ बच्चों का ड्रिल टेस्ट भी चल रहा है, और पैरेलल में क्या होता है कि कुछ बच्चों का चल रहा है आपका ग्रुप डिस्कशन। तो ये चीजें ओके। क्या होती हैं कि साइमल्टेनियसली चलती रहती है, ताकि क्योंकि हम लोगों को आपने भी आरडीसी किया है, आरडीसी का जो शेड्यूल होता है बड़ा ही कंजस्टेड रहता है, बिल्कुल। कॉम्पिटिशन होते हैं बहुत ज्यादा, और बच्चों का जो टाइम सेव करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। जब ये दोनों प्रोसीजर होते हैं, फिर साथ ही साथ में क्या होता है, बच्चों का इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिया जाता अभी तक हमको ये पता लगा कि जितने भी टेस्ट प्रोसीजर है उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया यहाँ पे। अब ये जो रिजल्ट आएगा, मान लो जैसे आपने बताया कि आपकी डायरेक्टरेट से 40 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वाईपी के लिए, वैकेंसी 25 है, तो वो जो 25 का रिजल्ट आएगा कि ये वाले 25 सेलेक्ट हुए हैं, वो रिजल्ट मार्च में जाके आएगा? है। हाँ, मार्च में जाके आएगा। ठीक है, मतलब कैंप हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, जनवरी में कैंप खत्म हो गया, अब मार्च में जाके लिस्ट आएगी कि ये वाले 25 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। हाँ, ये हाँ, 25 अब सेलेक्ट। आप बता रहे थे कोई अपेंडिक्स के बारे में, उसमें जो चीजें आती हैं। अपेंडिक्स में अब क्या आता है, जो लिस्ट आती है उस लिस्ट में दो आगे पीछे करके दो लिस्ट टाइप होते हैं। एक में रहता है कि आपका अपेंडिक्स 1, यानी जिसमें बच्चों का नाम रहता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसमें कोई रैंकिंग वाला इशू नहीं होता, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या आपके जो ग्रुप का जो नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें आपको वो रैंकिंग भेज दी जाती है। ठीक है। अभी यहाँ पे ये होता है कि आपसे आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, आपका जो खाने की डिटेल्स है, और आपसे आपसे रिलेटेड किस धर्म के हैं, किस तरह का आप खाना प्रेफर करते हैं, अगर नॉन वेज करते हैं तो हलाल या हराम, किस तरह का आप ये चीजें प्रेफर करते हैं, कौन कौन सी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, अगर आपको इंग्लिश के अलावा कौन सी लैंग्वेज बोलनी आती है, तो ये चीजें वहां पे मैटर करती हैं, वो चीजें आपको मांग लेते हैं। जो कैडेट हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप क्या चीजें कहने चाहेंगे उनको वाईपी के बारे में, अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, और क्या क्या चीजें उनको डेवलप करनी चाहिए अभी से ही, ताकि जब भी कंपटीशन हो, जब भी सिलेक्शन प्रोसीजर हो, तो उनको कोई दिक्कतें ना आए? सबसे पहले मैं इन चीजों को है ना 2 फेज में डिवाइड करूंगा। फेज 1, फेज 2 में डिवाइड करते हैं। फेज 1 होता है हमारा रिटर्न पार्ट। तो ओके। आपके चैनल के माध्यम से सभी जो डेडिकेटेड वाईपी एस्पिरेंट हैं, या वाईपी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, आप लोग सबसे पहले अपनी सर्विस सब्जेक्ट और जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत ज्यादा ओ, इंपॉर्टेंट।
दूसरी चीज है कि आप करंट नॉलेज हमेशा रखो, अपना कोई ना एक व्यू पॉइंट खुद का फॉर्म करो। आप किसी एक न्यूज चैनल को मत प्रेफर करो कि इस न्यूज चैनल ने ये चीजें बोली हैं, इस चीज ने ये चीजें बोली। खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना डेवलप करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज है अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इंग्लिश ही सोल, होल एंड सोल ऐसा एक तरीका है जिससे कि आप दूसरे कंट्री के कैडेट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ड्रिल इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे और आपको शायद उस कंट्री के अंदर भेजा ही ना जाए। यहाँ पे मेरा एक है कि आप अपनी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स को बहुत, उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम कीजिए और करंट इश्यूज से आप जुड़े रहे कि कैसे ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनाई थी। जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो किसी भी कैडेट का सिलेक्शन हो सकता है। मैं भी इन्हीं चीजों को यूज करके यहां तक पहुंचा हूं। आप प्लीज इसी चीजों को, एक आप अपने जो रिटर्न है, रिटर्न आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका फर्दर स्टेज में सिलेक्शन होगा। इन चीजों का हो जाएगा आपका। तो अगर आपको गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो गगन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। गगन भाई से आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एजेंट मैवरिक्स, AGENT MEVERICKS। प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी जो आपका यूट्यूब चैनल है बहुत ही इफेक्टिवली इस फील्ड में काम कर रहा है। बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और आप लोग बच्चों को मोटिवेट करने का जो प्रोसेस है उसको इतना ज्यादा आप लोगों ने लोअर लेवल तक, रूट लेवल तक पहुंचाया है, जिससे कि बच्चे उस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकें, उस चीज के ऊपर विश्वसनीय तरीके से विश्वास कर सके। क्योंकि आप ऑथेंटिक सोर्सेज को, ऑथेंटिक लोगों को, जिन लोगों ने वो चीज या उन फील्ड में काम किया है, उन लोगों तक पहुंच के, उन लोगों को रिक्वेस्ट करके कि आप बच्चों को मोटिवेट करो, यहाँ पे आके बहुत ज्यादा आप लोग काम करते हैं। और मेरा आप व्यूअर से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस चैनल को, जो ये इनिशिएटिव गगन भाई ने लिया है, जो हम लोगों ने लिया है, उस इनिशिएटिव को आप आगे से आगे पहुंचाओ ताकि लोगों तक ये बातें पहुंचे कि कैसे आप एनसीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप एनसीसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप एम्बेसडर बन सकते हैं, कैसे आप रक्षा मंत्री पदक आपको मिल सकता है, कैसे आप गार्ड ऑफ ऑनर के कमांडर बन सकते हैं। तो उसके लिए गगन भाई हमेशा इस चीज में तत्पर हैं, आपकी सेवा में हमेशा लगे हुए हैं, अपने पर्सनल टाइम में भी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद इस चैनल को फॉलो करता हूं, कोई चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता, तो गगन भाई उस चीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच गगन भाई, आप जैसे लोगों को मेरा सैल्यूट है, मेरी विशेष है उन लोगों को।